जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, परसेंटेज पे हम बात कर रहे थे, तो आज हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम मैथमेटिक्स की एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए और लेकर आए हैं, जिसमें गणित विषय के काफी महत्वपूर्ण जो प्रकरण हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। इसमें दोस्तों हमारे पास ये है कि यदि 4 की पावर 3x जो है बराबर है 4 की पावर x प्लस 1 के, अगर यहाँ पर दिया हुआ हमारे को कि 4 की पावर 3x बराबर है 4 की पावर x प्लस 1 के, तो जो x है उसका क्या मान होगा, यानी x का कौन सा मान है जो इन दोनों को संतुष्ट करेगा, इन दोनों को बराबर बनाएगा, वो वैल्यू हमारे को यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले 4 की पावर 3x और 4 की पावर x प्लस 1, नीचे तो दोनों में 4 ही है, घातों में अलग अलग है जो कि समान होना चाहिए, क्योंकि जब आधार समान है तो घातें भी समान होनी चाहिए, तभी जाकर दोनों बराबर होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ 3x जो है ये x प्लस 1 के बराबर ही है, तभी 4 की घात जो होगी वही इधर 4 की घात होगी और दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए 3x और इधर x, ये x इधर आएगा तो इधर 2x और यहाँ 1, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 यानी हाफ, यानी x का मान बताओ तो x का मान है 1/2। 1/2 एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो x का मान यहां से हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/2। यू कैन पुट हियर 4 की घात ये 3 और इंटू एक्स है, तो 3 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 3/2, इधर ये 4 x की जगह 1/2, 1/2 और 1 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से x का मान है 1/2, 1/2 हाफ, जो इसको संतुष्ट करता है। तो x की वैल्यू समझ में आ गई, तो काफी आसान प्रश्न था ये। अगला जो प्रश्न है दोस्तों हमारे पास में, देखिए क्या कह रहा है, सरल करे a/a-b प्लस b/b-a। ये दोनों चीजें हैं, इन दोनों को अपने को जोड़ना है, प्लस का साइन बीच में लगा हुआ है। इनको हल करने के बाद हमें को पता लगाना है कि इनमें से दिए गए जो विकल्प है इनमें से सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए क्या करना है इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमारे को सबसे पहले तो, कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ हो, हमारे को सिंपली जो हर में जो चीजें दी हुई है इनका एलसीएम लेते हैं बेसिकली। लैसे इनका लिया जाता है, लघुत्तम समापवर्ती जिसको कहते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है a-b, तो a-b एज इट इज, और ऊपर a लिखा हुआ है a, उसके बाद b-a लिखा हुआ है, ये b-a। अगर इन दोनों को हमने मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम ले लिया तो a को मल्टीप्लाई इससे कर देंगे b-a से, बीच में प्लस का साइन है, ये b, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b से a-b। यही करते हैं हम जनरली, जब एलसीएम में कॉमन कुछ भी चीज नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख देते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, ये a इंटू बी ए बी, ए इंटू माइनस ए तो माइनस ए का स्क्वायर, बी इंटू ए तो ए बी, और बी इंटू माइनस बी तो माइनस बी का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट। इसके बाद ये ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए यहां पर ए माइनस बी बी माइनस ए, देखिए ए बी और ए बी, तो कितना हो गया 2ab, 2ab हो गया। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी बी माइनस ए, इतना समझ में आता है। आगे देखिए, आप देख रहे हैं ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है, ये माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab। यदि इन तीनों को माइनस से गुणा कर दिया जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, और a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा स्क्वायर में। कैसे, जैसे माइनस कॉमन ले लूं मैं तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर, फिर प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि इस माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे वापस, और माइनस को माइनस से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में दिया हुआ है इसलिए, और ये 2ab। इतनी बात समझ में आती है। अपॉन में जो भी लिखा हुआ है a माइनस बी बी माइनस ए, इतना क्लियर है हम लोगों के। तो आगे देखें, ये माइनस और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर।
ए माइनस बी का स्क्वायर यानी ए माइनस बी और ए माइनस बी दो बार लिख सकते हैं। अपॉन में है ए माइनस बी और बी माइनस बी। देखिए इस ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, क्या कट जाएगा। बाद में हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस से माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी, और माइनस से प्लस का ए मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का ए, यानी कि जस्ट ये अपोजिट हो जाएंगे। ए माइनस बी की जगह माइनस से मल्टीप्लाई होती है बी माइनस ए बन जाएगा। अपॉन में है बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट होगा, आंसर आ जाएगा 1, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है एक आंसर। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक इसका बेसिक फंडामेंटल तरीका है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ आता है तो हम इस प्रकार से दोनों का एलसीएम लेते हुए और ऊपर जो अंश में जो भी चीजें दी हुई होती है उनसे मल्टीप्लाई करते हुए और पूरा प्रोसीजर से सोल्व करते हैं। फाइनली हम आंसर जो भी है वो हमारे पास में आ जाता है। दोस्तों यही सवाल था हमारा अभी, ए अपॉन ए माइनस बी प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। देखिए वो एक बेसिक फंडामेंटल तरीका था जिससे मैंने आपको बताया। इसके एक इजी अप्रोच में आपको अभी बता देता हूं कैसे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी। जब हर में अपन देखते हैं डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि ए माइनस बी लिखा हुआ है, क्या यहां पर भी ए माइनस बी बनाया जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए ये ए अपॉन ए माइनस बी, यह है ए अपॉन ए माइनस बी। उसके बाद में यहां पर बी माइनस ए लिखा हुआ है जिसको हमारे को ए माइनस बी बनाना। तो हम एक काम करते हैं, माइनस यहां कॉमन ले लेते हैं, ऊपर जो बी है वो एज इट इज, ऊपर जो बी है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नीचे हो जाएगा ये ए माइनस बी। जब ये ए माइनस बी वापिस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो बी माइनस से बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमने सिंपली इसको अरेंज कर दिया, इसको एज इट इज लिखा और इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो बी माइनस ए की जगह ए माइनस बी लिख दिया और बी एज इट इज। इतनी बात समझ में आती है। तो आगे देखिए यहां ए माइनस बी और यहां ए माइनस बी दोनों हर में है तो हर में ए माइनस बी आ जाएगा। जब हर में दोनों समान है तो ऊपर जो भी है ए माइनस बी, इसको एज इट इज लिख दो ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या आ जाएगा आंसर। काफी आसान सवाल था ये, चाहते तो हम इस तरह से भी कर सकते थे बट वो एक बेसिक फंडामेंटल तरीका था जो आप लोगों को बताना काफी जरूरी था। तो मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस तरह के काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस हम लोगों को सोल्व करने होते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारे पास में समझे सबसे पहले तो इसको कि x स्टार y। दोस्तों यहाँ जो स्टार है इसका मतलब गुणा नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम में कभी भी ऐसी गलती नहीं करें कि स्टार का मतलब गुणा है। स्टार यहाँ पर एक प्रकार की दरअसल संक्रिया है। आजकल क्या होता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों को लगभग कंबाइंड सा कर दिया। मतलब रीजनिंग का कोई सा भी क्वेश्चन ये लोग मैथमेटिक्स में डाल सकते हैं क्योंकि काफी कॉमन सी चीजें हो गई। लोगों ने क्या है मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन दोनों को इतना ज्यादा पढ़ लिया कि अब एग्जाम में कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं। हम लोगों को हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होकर चलना है। यहाँ पर ये स्टार जो है ये एक प्रकार की संक्रिया है। संक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेशन। एक प्रकार का ऑपरेशन है कि अगर मैं दो चीजों के बीच में स्टार ऑपरेशन लगाता हूं तो किस तरह का रिजल्ट निकल के आता है। दोनों चीजों का एड यानी x प्लस वाई और फिर उसमें एक एड करना है प्लस 1। जब भी स्टार संक्रिया लगे दो चीजों के बीच में इस तरह का मुझे करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आगे देखिए अगर ऐसा है और 2p स्टार 5p यानी 2p और 5p दोनों के बीच में स्टार संक्रिया लगे और उसकी वैल्यू 50 हो तो ऐसी स्थिति में फिर p का मान क्या है वो हमारे को ज्ञात करना है। 4 विकल्प हमारे पास दिए हुए। तो देखिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह से एक क्वेश्चन हुआ। देखो x स्टार y है, x स्टार y जिसका परिणाम यह आता है कि x और y दोनों ऐड होते हैं और एक इसमें ऐड हो जाता है। तो इसी तरह से 2p और 5p में स्टार लगा हुआ है। 2p और 5p इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है स्टार ऑपरेशन लगा हुआ है। तो जैसा ऊपर किया उसी तरह से इन दोनों में करना है। पहले x और y को ऐड किया तो 2p और 5p दोनों को ऐड कर दो और बाद में एक ऐड कर दो और बराबर में क्या दे रखा हमारे को 50। इतना समझ में आता होगा मेरे हिसाब से। तो देखिए आगे 2p और 5p दोनों को ऐड करेंगे तो 7p और 1 उधर चला जाएगा। 50 में से एक 49 एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये आ जाएगा।
तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 7। जब इस 7 से डिवाइड करेंगे 7 7 49 49, तो p की वैल्यू आ जाएगी 7। दैट ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो काफी आसान सवाल है, मेरे हिसाब से समझ में आएगा आप लोगों को। इस संक्रिया वाला क्या लफड़ा है, इजी है, काफी आसान है, समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह की कोई सी भी संक्रिया दी हुई जा सकती है, आप लोगों को उसको पहले समझ लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें वो संक्रिया अपने को अप्लाई करनी है, और उसके बाद जो जिस भी चीज की वैल्यू पूछी गई वो वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। थोड़ी सी भी स्लाइटली मिस्टेक इसमें हुई, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इतना सा ध्यान रखें आप लोग। काफी आसान सवाल था बाकी। अगला जो सवाल दिया हुआ हमारे को, इसको समझे। सबसे पहले देखिए 3 - 7x + 4x², ये है, ये एक हमारे को व्यंजक दिया हुआ है। इसका गुणनखंड ज्ञात करें, इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे को निकालने हैं। तो इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये जो चीज लिखी हुई है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 4x² प्लस में एज इट इज लिख दिया, माइनस का 7x, और ये 3 लिखा हुआ है, इसको प्लस 3 लिखा हुआ है। मतलब इसको ऐसे लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं करा, जस्ट बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम लिखा है। 3 और 4x² को इंटरचेंज किया है, आगे पीछे किया है, बाकी एज इट इज लिखा है जो व्यंजक हमारे पास में दिया हुआ है उसको। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को जैसे हम करते आए उसी तरह से करेंगे। कैसे, 4x² लिखा हुआ है, इस फैक्टर्स करते आए हम लोग कि दो ऐसी चीजें जिनका एडिशन करें तो 7 आ जाए माइनस का, और मल्टीप्लीकेशन करेंगे वापिस तो जो भी है 12 वो आ जाए। किस तरह से करेंगे वो हमारे को समझना है। तो देखिए 4x², फिर इसमें वही -4x, इसी तरह से -3x + 3। यहां से अगर 4x कॉमन लेते हैं ऊपर तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यहां से x आएगा और यहां से 1 आ जाएगा। यहां से अगर -3 लूं मैं कॉमन तो अंदर x आएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। फिर वही x - 1 और x - 1, तो एक फैक्टर तो x - 1 हो जाएगा और एक 4x - 3 हो जाएगा अगला फैक्टर। आप देख सकते हैं जब इस 4x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x × x तो 4x², 4x × -1 -4x और -3x -7x एडिशन हो जाएगा दोनों का, और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 3 एकम 3। तो इस तरह से इस बहुपद का ये जो व्यंजक लिखा हुआ था हमारे पास, पॉलिनोमियल्स लिखा हुआ था, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x - 1 और 4x - 3। आप देखें ये जो विकल्प दिए हुए हैं, क्या इसमें किसी विकल्प में ऐसा दिया हुआ है कि इसमें एक साइन माइनस का एक प्लस का, ये नहीं हो सकता। इसमें एक दोनों साइन प्लस के, ये भी नहीं हो सकता। इसमें एक साइन प्लस का एक माइनस का, ये भी नहीं हो सकता। दोनों साइन माइनस के हैं, इसमें दोनों साइन माइनस के हैं, मतलब उत्तर तो यही है। लेकिन यहां तो कुछ और लिखा हुआ है, यहां कुछ और लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ बिल्कुल सेम है, बस हमारे देखने का फर्क है। किस तरह से, यहां ये दोनों मल्टीप्लीकेशन करके प्लस में है एक तरह से। मैं एक काम करता हूं, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस इंटू माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा वापिस से। देखिए माइनस लेने के बाद होगा क्या, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो x - 1 की जगह हो जाएगा 1 - x। ऐसे ही इसमें से इंटू में है दोनों, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूं तो 4x - 3 की जगह हो जाएगा 3 - 4x। अब ये जो माइनस माइनस हमने लिखे हैं, इनको लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर के वापिस से प्लस होना है। क्या बना, 1 - x 3 - 4x, 1 - x 3 - 4x। दैट इज ऑप्शन सेकेंड करेक्ट आंसर। तो काफी आसान था। इसके गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। काफी आसान सवाल है तो समझ में आएगा मेरे हिसाब से आप लोगों को ये भी। देखिए अगला जो प्रश्न है ये परसेंटेज से ही है, और अभी प्रतिशत में पढ़ा रहा हूं। ये सवाल सबको आना चाहिए लगभग, क्योंकि ऐसा सवाल मैं करा भी चुका हूं पहले, आप लोगों को बता भी चुका हूं। देखते हैं सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सबके बाद रीड में आने के काफी ज्यादा चांस है। मतलब एक भिन्न दी हुई आती है जिसमें अंश और हर में जो भी है कुछ प्रतिशत घटोतरी बढ़ोतरी वगैरह कर देते हैं, वृद्धि या कमी कर देते हैं। उसके बाद नई भिन्न कुछ बनती है और पूछा जाता है कि बताइए मूल भिन्न क्या है। कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इस सवाल को करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भिन्न को हम जैसे मान लो a/b मान लेते हैं, जिसमें अंश तो है a और हर है b। एक भिन्न मान ली a/b। करना क्या है, एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ाने पर, यानी कि दोनों में वृद्धि कर रहा है। हर जब अंश में 20% की वृद्धि करेगा तो क्या लिखते हैं अपन, a, और इसमें 20% की वृद्धि करेगी, यानी 120/100 ये लिखते हैं। अपॉन में है b, और b में कह रहा है 25% वृद्धि करें, तो b × 125/100 ऊपर चला जाएगा।
जब ऐसा इस भिन्न में ए और बी में इतना इतना 20 और 25% वृद्धि कर दी, तो जो भिन्न हमारे को मिलेगी वो 3/5 मिलेगी, ऐसा दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या यहाँ पर। इसके बाद देखिए 3 से इसको काटेंगे तो ये 40, 5 से इसको काटेंगे तो ये 25, 5 से इसको काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो 8, तो a/b, इधर कुछ भी नहीं बचा, केवल 5 बचा जो ऊपर चला जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचा, केवल 8 बचा जो इधर नीचे आ जाएगा, यानी 5/8, जिसका मान है a/b। और ये हमने क्या माना था, मूल भिन्न। क्या पूछा इसने, मूल भिन्न क्या है, कितनी है, 5/8, 5/8। काफी आसान सवाल है, बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा आप लोगों को कंसेप्ट। एक भिन्न जो मूल भिन्न थी वो a/b मान ली, उसके बाद अंश और हर में कितने % की वृद्धि या कमी कर रहा है वो हमने की, और वो सब कुछ करने के बाद फाइनली क्या भिन्न हमारे को प्राप्त होती है उसके बराबर में लिखा, पूरे को सोल्व किया a/b के बराबर में। सोल्व करने के बाद जो कुछ भी चीजें हैं इनको काट पीट के जो भी है बराबर में लिख दो, और वही मूल भिन्न होगी, क्योंकि मूल भिन्न a/b हमने मानी है। तो इतना आसान सवाल है, बस इसी तरह से इजी क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं एग्जाम में। फर्क है हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाते हैं, उनकी लैंग्वेज को हम समझ पाते हैं नहीं पाते हैं। तो इस तरह से काफी आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न हमारे पास में क्या कह रहा है कि एक माली है जिसके पास 1000 पौधे हैं। एक माली जिसके पास कितने प्लांट्स हैं, 1000। वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान, यानी वर्गाकार आकृति को बनाना चाहता है कि जितनी पंक्तियां हो उतने स्तंभ हो, यानी कि उन दोनों की संख्या अगर समान है, यानी कि वो वर्गाकार वहां पर बनाना चाहता है, उसके अंदर जहां पर वो पौधे लगा रहा है वहां पर वर्गाकार शेप में पौधे लग जाएं, इस तरह से वो चाहता है। तो इसके लिए उसको कम से कम कितने और पौधों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, कम से कम, यानी कि जस्ट बस पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर बन जाए, इतने ही चाहिए। अब उसमें कितने पौधों की और रिक्वायरमेंट है कि वो ऐसा कर सके, तो कम से कम कितने और पौधों की जरूरत पड़ेगी। सवाल में क्या दे रखा है उसको समझना है। अगर ऐसे दे देता कि वो कितने पौधे निकाल दे यहां से 1000 में से कि वो ऐसा कर पाए, तो क्वेश्चन कुछ और कह रहा था, लेकिन वो कह रहा है कितने पौधों की और जरूरत है उसको कि वो ऐसा कर सके। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये चीज पहले बताई थी, वर्ग या घन के लिए। तो वर्ग है जैसे हमारे पास, तो 2-2 के जोड़ों में हम चलते हैं, ये 1000 लिख देते हैं हम, और पीछे से 2-2 के जोड़े बनाते हुए आते हैं। ये लिखा हुआ है 10। अब आप 10 देखिए किसके वर्ग के बीच आ रहा है, तो 3 से सही रहेगा ये, 3 और 3 तरीका 9, तो ये 9, यहां 10 में से 9 गया तो 1, और अगले जो 2 अंक है उनको एज इट इज उतार दो, और यहां अभी 3 का दिया है तो 3, ऊपर जो भी है ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितना इसका वर्गमूल है। तो देखिए 3 और 3 और इधर ऐड करते हैं 6। अब देखिए 1 यहां लिखते हैं तो नीचे भी 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 61 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 61, कितना बच रहा है 39। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि कम से कम कितने और पौधों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम कितने पौधों की और जरूरत पड़ेगी, जो कि पूछा है, उसका आंसर कुछ और आएगा। अगर ऐसे पूछता कि वो इनमें से कम कितने पौधे निकाल दे कि वो ऐसा काम कर पा रहा है, तो देखिए कितना बच रहा है 39। ये 39 जो बच रहा है अगर इसको निकाल दें तो वर्ग निकल जाएगा इसका 31, 1 लिया अभी, यहां 1 लिख देंगे 31। यहां वो चीज काम में आएगी, क्या चीज, वर्ग जो है हमारे को याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 35 तक अप्रोक्सीमेट हमारे को वर्ग स्क्वायर, और 1 से लेकर 20 तक हमारे को घन जो क्यूब है वो याद होनी चाहिए। तो देखिए ये मैं आपको अगले कुछ वीडियोस में बताऊंगा कि वर्ग और घन निकालने की जो विधि है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो देखिए आप इस चीज को सबसे पहले कि 30 का जो वर्ग है वो 900, 31 का कितना है 961, और 32 का कितना है 1024। ये चीज यहां काम में आएगी। पौधे कितने उसके पास 1000, अगर वो 39 पौधे निकाल देता है तो बचते हैं 961, और वो पंक्तियों और स्तंभों में समान 31 पौधे लगाएगा और उसका काम हो जाएगा। वही इसने पूछा है हमारे से कि कम से कम कितने और पौधों की इसको जरूरत पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन में कुछ और पूछा है कि जरूरत कितने पौधों की है, और निकालना नहीं है, 1000 तो है ही सही, अब और कितने उसको जरूरत है। तो देखिए इजी कंसेप्ट, यहाँ 39 बच रहा था, अपने को क्या करना है, 1 की जगह यहाँ 2 लेके देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी 2, और 2 को इस 62 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी है उसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया जाता है,
यहां पर भी 2 लिख दें आप, देखो 2 दूनी 4 और 2 चौकी 12, यहां पर अपने पास 100 ही है, जबकि चाहिए कितना 124, यानी कि 24 पौधों की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1024 हम देख भी रहे हैं, 32 का वर्ग है 1024, पौधे उसके पास 1000 है, यानी कि 24 पौधे और चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। यहां से हमारे को पता चल गया 100 है और 124 आ रहा है, या तो 100 से कम आ रहा था एक केस में, या 100 से 24 ज्यादा आ रहा है, तो 24 पौधों की उसको और जरूरत पड़ेगी, जिससे कि उसके पास 1024 पौधे हो जाएंगे। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 32 का वर्ग ये होता है, ताकि वह पंक्ति और स्तंभों की समान समान संख्याएं यानी 32 बना देगा और उसका काम हो जाएगा। नर्सरी में वह जिस तरह से पौधों को अरेंज करना चाहता है उसका उद्देश्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये अप्रोच होती है कि किस तरह से हमारे को क्वेश्चंस को समझना है। अगर वो कहता है कि कितने पौधे निकाले तो उत्तर कितना आ जाता, हमारे पास 39 आ जाता। वो कह रहा है कि कम से कम कितने पौधों की और जरूरत पड़ेगी कि वो ऐसा कर सके, तो वहां पर आंसर 24 हमारा आ रहा है, 24 आंसर सेकेंड ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है देखो, सिंपल इंटरेस्ट से दिया है साधारण ब्याज से। क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है जिसका की सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेवा 100। मूलधन पी से डिनोट किया जाता है, प्रिंसिपल दर आर से डिनोट की जाती है, समय टी से डिनोट किया जाता है, तो पी आर टी बाई 100। तो जो ब्याज है साधारण ब्याज है वो मूलधन यानी पी का 1/9। इस क्वेश्चन से इस लाइन से हमारे को समझ में आ रहा है कि पी आर टी बाई 100 है पी बाई 9 के बराबर, मूलधन का 1/9। इसको हम अरेंज कर लेंगे। आगे क्या करा है, और ब्याज की अवधि जो टाइम है टी जो है वो उसकी वार्षिक दर के परसेंट के बराबर है, यानी आर के बराबर, यानी टी की जगह आर रख दो कोई दिक्कत नहीं है। क्या याद करने के बोल रहा है, वह वार्षिक दर कितनी है, तो हम टी की जगह आर रख देंगे, दोनों जगह आर हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्या करेंगे देखे समझे। एक धनराशि है, वो धनराशि हमने मान ली पी, कह रहा है साधारण ब्याज, तो पी इंटू आर इंटू टी बटेवा 100, ये होता है धनराशि पर साधारण ब्याज। ये जो है ये मूलधन का 1/9 है, यानी पी का 1/9 है। इस तरह से अरेंज कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही कह रहा है ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के बराबर, यानी टी जो है ये आर के बराबर है, टी जो है ये आर के बराबर है, और ज्ञात करना है आर, तो टी की जगह आर ही रख देते हैं। ये पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, आर इंटू आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 100 है इधर आ जाएगा, नीचे 9 है, आर स्क्वायर बराबर 100/9। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू ये है तो आर की कितनी होगी, तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास रूट 100 का तो हो जाएगा 10 और 9 का हो जाएगा 3, यानी आर है 10/3 परसेंटेज, वार्षिक प्रतिशत दर है हमारे पास में, तो आर। अब 10 में जब डिवाइड करेंगे 3 का, तो 3 तरीका 9 बचेगा 1 और 3 से 1/3%, 3 से 1/3%, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। तो समझ में आया हुआ मेरे हिसाब से कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो इस तरह से हमने अरेंज किया। फिर कह रहा है जो ब्याज की अवधि है वो वार्षिक दर के बराबर है, तो अवधि टी की जगह हमने आर ही लिख दिया, दोनों जगह आर हो गया, आर पी से पी कैंसिल आउट हो गया और पूरा सोल्व किया, तो यहां से आर की वैल्यू आ गई 3 से 1/3%। तो काफी आसान सवाल था ये भी। अगला जो प्रश्न हमारे पास में कि एक व्यक्ति ने 10 अंडे 5 रुपए में बेचे, 10 अंडों को उसने 5 रुपए में बेच दिया, और ऐसा करने के बाद इस प्रकार उसने 20% लाभ। ये जो सौदा है 10 अंडे 5 रुपए में बेचने का, इस पर वो 20% का लाभ कमा रहा है। आगे कह रहा है उसने 5 रुपए में कितने अंडे खरीदे होंगे। अगर ऐसा है तो उसने 5 रुपए में अंडे खरीदे कितने होंगे, ये अपने को निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं। देखिए 10 अंडे 5 रुपए में बेचे, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, 5 रुपए में बेचता है 10 अंडे, तो एक अंडा कितने में बेचा होगा, एक अंडे का विक्रय मूल्य आप देख पा रहे हैं यहां आधा रुपए है, क्योंकि 10 अंडे बेचता है 5 रुपए में, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य आधा रुपए, और ऐसा करने से उसको 20% का फायदा हो रहा है, लाभ वो कमा रहा है। आधा रुपए यानी कि 50 पैसे भी हम लिख सकते हैं इसको, और 50 पैसे जब वो एक अंडे का विक्रय मूल्य 50 पैसे में जब वो एक अंडे को बेचता है, तो ऐसे में उसको 20% का फायदा होता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि ये 50 पैसे जो है ये किसी क्रय मूल्य पर, जो कि हम x मान लेते हैं, एक अंडे का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया x का जब हम 120% निकालते हैं
एक्स का 120%, क्योंकि 20% प्रॉफिट होकर के आएगा, तब जाकर के क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। अगर ऐसे अरेंज कर दें तो एक्स जो भी है आ जाएगा हमारे पास। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 2 5 10, 2 6 12, और एक्स की वैल्यू देखो कितनी आती है, यहाँ से 2 3 6, 2 से काटेंगे 25, 25 इंटू 5, 125/3 पैसे। यानी कि एक अंडे का क्रय मूल्य तो है 125/3 पैसे और विक्रय मूल्य है 50 पैसे। अगर ऐसा है तब जाकर के उसको 20% का प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। अब एक अंडे की कीमत कितनी है, 125/3 पैसे। तो 5 रुपए में कितने अंडे खरीदे, तो टोटल रुपए उसके पास 5 रुपए, जिनको पैसों में बदल दे तो 500, और अपन एक अंडे की कीमत जो कि 125/3 है, इससे डिवाइड कर दें तो टोटल कितने अंडे वो आ जाएंगे हमारे पास। जो देखो यहाँ पर 25 पंजे 125 और ये 20, 520, 4 तरी 12, कितने अंडे हैं टोटल, 12 अंडे। उसने टोटल जो कितने अंडे खरीदे, 12 अंडे। हमने क्या करा, सबसे पहले 10 अंडे 5 रुपए में बेचता है और इस तरह से 20% का लाभ कमाता है, तो इस हिसाब से हमने एक अंडे का जो विक्रय मूल्य था वो निकाला। अब अगर 20% का फायदा कमा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका क्रय मूल्य क्या होगा, वो निकाला। और क्रय मूल्य उसने पूछा था कि कितने अंडे खरीदे थे, तो एक अंडे का क्रय मूल्य पता पड़ गया, और टोटल रुपए जो कि 5 रुपए हमारे पास है ये पता है, तो उसका डिवाइड कर देंगे तो पता पड़ जाएगा कि अंडों की संख्या कितनी है, कितने अंडे उसने खरीदे। तो ये एक इजी कंसेप्ट था। एक बार आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल जनरल तौर पे भी अगर सोचेंगे तो आप लोगों को काफी इजी अप्रोच में आंसर आ जाएगा। कैसे कि एक व्यक्ति ने 10 अंडे 5 रुपए में बेचे, ठीक है, और इस प्रकार उसने 20% का प्रॉफिट कमाया। उसने 5 रुपए में कितने अंडे खरीदे थे, 5 रुपए में बेचे कितने, 10 अंडे। पूछ रहा है 5 रुपए में कितने खरीदे थे। आप एक बात बताओ, हर बार कितने अंडे बेच रहा है, 5 रुपए में 10 अंडे, और प्रॉफिट हो रहा है 20% का। यानी कि आप 10 का जस्ट ऐसे करो, 20% निकाल के देख लो, 2 अंडे आ जाएंगे। वो करता क्या है, हर बार जब 10 अंडे बेचता है तो 2 अंडे खुद के पास रख लेता है। यानी जो कीमत दरअसल 12 अंडों की है, यानी उसने 5 रुपए में खरीदे 12 अंडे थे, लेकिन बेचता 10 ही है। यानी कि हर 10 अंडों पर 2 अंडे सेविंग्स करता हुआ चलता है, बचाता हुआ चलता है, जो कि उसके लाभ के रूप में निकल के आ रहा है। तो हर 10 अंडों पर कितने अंडे बचाता है, 20%, यानी 2 अंडे। तो खरीदे 12 थे, बेचे केवल 10 उसी कीमत में, ताकि उसको फायदा हो जाए 20% का। तो बिल्कुल इजी है, 5 रुपए में 10 अंडे बेचे, पूछ रहा है 5 रुपए में खरीदे कितने थे, जबकि फायदा 20% का हो रहा है। तो 10 का 20% जो कि 2 अंडे हो गए। तो खरीदे उसने 12 अंडे थे, और हर बार 10 अंडे बेचता है, 2 खुद के पास रख लेता है, यानी कि कम बेचता है, 2 खुद के पास ही रखता है, जो कि उसके फायदे के रूप में है। तो इस तरह से हमारे पता चल जाएगा कि 5 रुपए में कितने अंडे खरीदे थे, 12 अंडे, 2 अंडे जो कि उसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो काफी आसान सवाल था, काफी इजी अप्रोच थी बस ये। अगला जो सवाल ये कह रहा है 5, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या है। जब भी इस तरह का सवाल दिया हुआ है, यानी कि ये सब समानुपात में होंगे। पहले 2 इनका जो अनुपात है वो समानुपात होगा 12 इंटू जो भी अनुपात में आएगा, और ये चतुर्थानुपाती होता है। इसी को पूछा है चतुर्थानुपाती क्या है। इस तरह से इनको अरेंज कर दिया कि 5 और 9 का जो अनुपात है वही समान अनुपात का चिन्ह है, ये 12 अनुपात x के बराबर होगा, और x की वैल्यू पूछी, वही चतुर्थानुपाती है। यानी कि कहने को मतलब हम कह सकते हैं 5 अनुपात 9, 5/9, और ये समानुपाती यानी बराबर है 12/x की। ऐसी कंडीशंस जब होती है, मैंने आपको पहले बताया था कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 9 इंटू 12 जो है ये बराबर होता है 5 इंटू एक्स। 9 इंटू 12 5 इंटू एक्स के बराबर होता है। इस तरह से अरेंज कर देंगे, 12 निमाणी कितना हो जाएगा, 108। 12 निमाणी 108 ही होता है, और 5 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे ऊपर करना पड़ेगा 108 में 5 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 30, कितना आ जाएगा 21.6, 21.6। तो काफी आसान सवाल था ये। यानी कि जब पूछ रहा है इसका चतुर्थानुपाती क्या है, तो मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल दोनों को बराबर रख दीजिए आप। द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल और प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल उनको बराबर रख दीजिए, और इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि जिसका आंसर पूछा चतुर्थानुपाती पूछा 21.6 आ जाएगा हमारे पास में। तो काफी आसान सवाल था ये। तो जो प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, बाद में 10% और बढ़ा दी जाती है,
तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाएगी, ये हमारे को निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में पहले भी बता चुका आप लोगों को। जब भी प्रतिशत में 2 बार लगातार वृद्धि दी हुई हो, कमी दी हुई हो, एक बार वृद्धि दी हुई हो, एक बार कमी दी हुई हो, जैसा भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमारे को क्या करना होता है, जैसे एक बार वृद्धि दी हुई है P, एक बार वृद्धि दी हुई है Q, यहाँ तो दोनों 10-10 ही है, बाकी अलग अलग भी दी हुई है, तो हमारे को क्या करना होता है, P प्लस में वृद्धि कर रहा है इसलिए, फिर Q भी प्लस में वृद्धि कर रहा है इसलिए, और फिर P इंटू Q डिवाइडेड बाई 100। ये रिजल्टेंट जो भी परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो सारा कुछ निकल के आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि कर रहा है, तो क्या करेंगे 10, फिर आगे 10% की फिर वृद्धि प्लस 10 इंटू 10 100 और डिवाइडेड में 100। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 100 बटे 100 1 कितना आ जाएगा 21। प्रतिशत में वृद्धि कुल हो रही 21। इसके पास रुपए थे 100 रुपए, हम जानते हैं 100 रुपए के सापेक्ष 21% कितना होता है, 21 ही होता है खुद। तो पूछ रहा है वृद्धि कुल कितने रुपए की हो जाएगी, तो 21 रुपए की। तो काफी आसान सवाल था ये तो। अच्छा, एक ही अप्रोच हो गई हमारे पास इसकी, जो सिंपल अप्रोच है, प्रतिशत में वृद्धि या कमी जो भी है लगातार हो, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके और जो हमारे पास फाइनली आंसर है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। एक अप्रोच और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये 110 है। जैसा हम क्या करेंगे, डिस्काउंट में, बट्टा वगैरह में अंकित मूल्य जब भी हमारे को दिया हुआ आएगा, मार्केट प्राइस वगैरह, और उसके सापेक्ष वो कितना लाभ हो रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितनी छूट दे रहा है विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, वहां पर भी ये चीज बार बार काम में आएगी। तो यहीं पर देख लेते हैं हम, एक डिस्काउंट का कंसेप्ट है कि वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि, घटोतरी, कमी, बढ़ोतरी, ये सब करने के बाद में फाइनली क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। देखो वस्तु की कीमत कितनी है यहाँ पर 100 रुपए, 100 रुपए की वस्तु की कीमत है, पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तो 100 रुपए से कितनी हो जाएगी 110%, 110 बटे 100। समझ में आता है, ये कीमत हो गई अब वस्तु की। फिर कह रहा है तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो 10% और बढ़ाएंगे तो जो भी कीमत आ रही है उसका 110% यानी 110 बटे 100। अब पूछ रहा है फाइनली तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की जाती है, तो ये जो वस्तु की कीमत हो गई अब वो आ जाएगी यहाँ पर, जो भी आएगी 100 रुपए की वस्तु थी, 10% बढ़ाया, फिर जो कीमत आई उसमें 10% और बढ़ाया, अब जो आएगी कीमत वो यहाँ आ जाएगी फाइनली। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121, 121 रुपए। वस्तु कितने की थी 100 रुपए की, अब कितने की हो गई 121 की, तो 100 के सापेक्ष कितने रुपयों की वृद्धि हो गई 21 रुपयों की वृद्धि। पूछ रहा है कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है, 21 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मतलब काफी आसान सवाल है ये भी। तो इस तरह से क्वेश्चंस काफी इजी आएंगे एग्जाम में दोस्तों, बस फर्क ये पड़ेगा कि हम लोग किस तरह से उन क्वेश्चंस को समझते हैं, कैसे हम उन क्वेश्चंस में अप्रोच लगाते हैं। हमारे को समझना, उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है उसको समझना है। तो मेरे हिसाब से चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और वीडियोस को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि आप वीडियोस को काफी गौर करके चीजों को देखें कि कितना इजी वे में चीजों को समझाया जा रहा है। आपको कितना भी टफ कंसेप्ट हो, इजी वे में अगर समझ में नहीं आता है, आपको कोई और अप्रोच और मेथड उसका बता दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें, बिना हेजिटेशन के। आप लोगों को कुछ चीजें तभी समझ में आएगी जब आप उनको सीखने की कुछ प्रोत्साहन रखेंगे, खुद के अंदर ललक रखेंगे। आप लोगों को चीजें तभी समझ में आएगी जब आप खुद वाकई में उनको समझना चाहेंगे। आप लोगों के जो भी नजदीकी करीबी हैं, या जो व्यक्ति कंपटीशन की वाकई में तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है, बेसिक समझना चाह रहे हैं, वो वीडियोस को देखें, जितना ज्यादा ही ज्यादा हो सके चैनल से जुड़े रहें। तो बस आप लोगों का प्यार इसी तरह से देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते रहेंगे।